बगैर किसी तमीज के वो तशरीफ लाएं और अपनी बात कहें। नवनीत नीरव जी, आइए तशरीफ लाइए। शुक्रिया संगमन, शुक्रिया प्रियंवद जी। तकरीबन 1 महीने पहले प्रियंवद जी से बात हुई थी कि संगमन आना है, और उस समय मैं कोटा में था। काम के सिलसिले में इधर उधर आने जाने की प्रक्रिया चलती रहती है। अपनी बात शुरू करूं, चूंकि 10 मिनट में बात अपनी रखनी है, तो एक मुनीर नियाजी की नज्म से इसको शुरू करना चाहता हूं। छोटा सा एक गांव था जिसमें दिए थे कम और बहुत अंधेरा, बहुत शजर थे थोड़े घर थे जिनको था दूरी में घेरा। इतनी बड़ी तन्हाई थी जिसमें जागता रहता था दिल मेरा, बहुत करीम फिराक था जिसमें एक मुकर्रर हद से आगे सोच न सकता था दिल मेरा। ऐसी सूरत में फिर दिल को ध्यान आता किस ख्वाब में तेरा, राज जो हद से बाहर में था अपना आप दिखाता कैसे, सपने की भी हद थी आखिर सपना आगे जाता कैसे। याद करता हूं 2005-06 रांची में था उस समय, और मैथमेटिक्स की पढ़ाई चल रही थी, एमएससी कर रहा था। और लेक्चर के दौरान प्रोफेसर्स ने कुछ ऐसा कहा कि ये मैथमेटिक्स वगैरह की पढ़ाइयाँ वो लोग करते हैं जिनको आगे की जिम्मेदारियां नहीं लेनी होती है, जो करते हैं वो प्रोफेशनल्स डिग्री उस तरह की पढ़ाई करते हैं। और फिर फाइनली हुआ ये कि क्लासेस बंक करने शुरू कर दिए मैंने। घर से साइकिल उठाता था, किराए पर रहता, क्योंकि मेरे फादर यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, पलामू में पढ़ाते थे। तो रांची में जो किराए का मकान था वहां से साइकिल उठाता, पहुंचता डिपार्टमेंट, साइकिल स्टैंड पर लगाकर और सेंट्रल लाइब्रेरी में बैठ जाया करता था। किताबें पढ़नी वहां से शुरू हुई और लिखना भी थोड़ा थोड़ा शुरू किया। ये तय नहीं किया था कि कहानी लिखनी है या कविता लिखना है, कुछ भी। चूंकि मैथमेटिक्स की पढ़ाई नहीं कर रहा था, गणित नहीं पढ़ रहा था, और कुछ करना था, क्योंकि जो समय था उसको जस्टिफाई हम लोग करते रहते हैं, उस समय तो और ज्यादा किया करता था, तो कहानियां लिखनी शुरू की। खैर, तो अपनी बात संक्षेप में रखने से पहले एक अस्वीकरण पढ़ना चाहूंगा, डिस्क्लेमर, कि मैंने आज तक बहुत नहीं लिखा, कम लिखा है, या शायद जो लिख पाया हूं उतनी ही मेरी रचनात्मकता रही होगी। पिछले 2 दशकों से कई योजनाएं बनी, उन्हें लेकर कुछ वर्षों तक चला भी, पर ना तो वे किसी नोटबुक के पन्नों पर सिलसिलेवार तरीके से लिखी जा सकी, न ही किसी स्क्रीन के पर्दे पर दर्ज की जा सकी। जो प्रकाशित हुई वो शायद पेट्रोलियम के बायो प्रोडक्ट, ग्रीस, जेली, लुब्रिकेंट के रूप में ही रही, प्रणोदक बन पाई हो ऐसा मुझे भ्रम नहीं है। मैं अपने आप को दिलासे देता रहता हूं कि मेरा सबसे अच्छा लेखन अभी आना बाकी है, पर वह किसी समय सीमा में बंधा तो नहीं है। बहरहाल लेखन की कोशिशें जारी हैं। इन कोशिशों के बीच पढ़ना अपेक्षाकृत नियमित हो पाया है, इसलिए समझता हूं लेखक बनने की चाह और लेखक होना 2 ध्रुव हैं। रचना, पाठ या किताब एक कबीलाई संस्कृति है जहां ये सभी मिलते हैं एक समुदाय की तरह। लेखन की कोशिशें और पढ़ने के बीच एक कोशिश जिसमें मैं ईमानदार रहा, वह है पाठों को अलग अलग भूभाग में उन किशोरवय पाठकों, बच्चों और उनके अभिभावकों तक ले जाना जो केंद्रपाड़ा के जंगलों में, फलोदी के रेगिस्तान में, अगस्त मुनि के पहाड़ी ढलानों पर या यादगीर के सुंदर स्वच्छ सुंदर गांव में रहते हैं, जो पढ़ने की यात्रा के शुरुआती दौर में हैं। उनके जीवन का एक सुंदर अध्याय शुरू होने वाला है। अतः जो कुछ मैं रचनात्मकता और द्वंद्व पर कहने वाला हूं, वह अधिकतर मेरे लेखन की कोशिशों और पठन अनुभवों से उपजा है। बहुत सारे सवाल अक्सर जेहन में आते रहते हैं लिखना जब शुरू करता हूं मैं, कि कैसे कहानी कही। बहुत सारे लोगों ने कही है ये बात, शिल्प कैसा हो, शुरुआत कैसी हो, अंत कैसे करें, पात्रों का चयन कैसे करें, ये सारी दुविधाएं हमेशा बनी रहती हैं। कभी कभी लगता है कि लेखक होना किसी शांत कमरे में बैठकर शब्दों को देखने का नहीं,
अपने भीतर उठती आवाजों को सुनने का अभ्यास है। वे आवाजें हर बार अलग लहजे में आती हैं, कभी थकी हुई, कभी प्रश्न जैसी, कभी एक प्रार्थना की तरह धीमे धीमे खुलती हुई। कहा जाता है कि रचना ईश्वर के आशीर्वाद से उतरती है, पर मेरे भीतर कोई आशीर्वाद नहीं उतरता। वहां तो दो नदियां बिना आपसी समझ के मिलती हैं, एक साफ, दूसरी मटमैली, और दोनों का पानी मिलकर कहानी या कविता बन जाता है। कभी किसी शब्द का अर्थ मुझसे छिपा रहता है। लिखते समय वह कुछ नहीं कहता, पर लिखने के बाद अचानक बोल उठता है, ऐसे जैसे मेरी ही किसी भूली हुई स्मृति ने मेरी पीठ थपथपा दी हो। मेरे भीतर का द्वंद कोई बड़ा विस्फोट नहीं है। वह बहुत छोटा है, इतना छोटा कि दिखाई नहीं देता, पर उसकी गहराई किसी पुराने पेड़ जैसी मालूम होती है, जो घर की नींव के नीचे फैल चुकी है। अब वह पेड़ मेरी पंक्तियों में सांस लेता है। अगर यह अंदरूनी असहमति न होती तो शायद मेरे पास कहने को कुछ नया भी न होता। यह द्वंद किसी शोर की तरह नहीं, बल्कि किसी ऐसी सुबह की तरह है जब पक्षियों ने अभी स्वर नहीं साधा और हवा में किसी वाक्य की शुरुआत ठहरी हुई है। कभी कभी मैं खुद से पूछता हूं, क्या मैं अपने दुखों को कथा का चरित्र बना रहा हूं? एक संग्रह प्रकाशित हुआ है जिसका शीर्षक है दुखांतिका। उसी सिलसिले में इस बात को कहने की कोशिश करता हूं कि कभी कभी मैं खुद से पूछता हूं कि क्या मैं दुखों को कथा का चरित्र बना रहा हूं? क्या भीतर के बोझ को सुंदरता के नाम पर बेच रहा हूं? शायद कभी कभी। पहले यह उपशमन था, अब यह जिम्मेदारी है सच के प्रति, उस असंतुलन के प्रति जिससे शब्द पैदा होते हैं। संघर्ष मेरे लिए असुविधा नहीं, वह ताप है जिसमें अर्थ शुद्ध होते हैं। शब्द वही मजबूत होते हैं जो आग में रखे गए हों। धीरे धीरे यह बात मेरे समक्ष खुलनी शुरू हुई है कि संतुलन शब्दों में दिखता जरूर है, पर जन्म उनका हमेशा असंतुलन में होता है। शायद इसी कारण लेखन में सौंदर्य होता है, क्योंकि वो भीतर की अव्यवस्था का खूबसूरत चेहरा है। कभी कभी स्मृतियां बहुत हल्की लगती हैं। आज सुबह से भी स्मृतियों के ऊपर बात हुई, जैसे बर्फ की परत पर रखा कोई पत्ता, पर जब उन्हें उठाने जाता हूं तो हाथ के नीचे पूरा अतीत थरथराने लगता है। उम्र 40 के आसपास की है, थोड़ी स्मृतियां मेरे पास भी हैं। मैं समझ रहा हूं कि मन की जमीन पर स्मृति पानी की तरह रहती है, कब सूखी मिट्टी में उतर जाए, कब फसल बन जाए, यह कहना कठिन है। रचनात्मकता अगर एक घर है तो उसकी नींव द्वंद्वों में रखी गई है, एक स्मृति की, एक दायित्व की। स्मृति मुझे भीतर की ओर ले जाती है। अक्सर मैं पुरानी अलमारी खोल देता हूं जहां शब्द धूल से ढके पड़े हैं। कुछ पत्र हैं जिन्हें मैंने नहीं लिखा था, पर मन में कई बार दोहराया जरूर था। कुछ चेहरे हैं जो बिना आवाज के लौट जाते हैं, वह लौटना कभी कभी रचना बन जाता है। और दायित्व वो बाहर का दरवाजा है जिसे मैं हर सुबह खोलता हूं। वहां दुनिया खड़ी रहती है, धीरे धीरे बदलती हुई। फिलहाल मेरा पता अभी गाजियाबाद का है। महेश भट्ट ने एक बार कहा था कि अब के शहर में आना तो मिलना मुझसे, मेरे घर का पता है कि कोई घर नहीं है फिलहाल, क्योंकि हर दूसरे साल काम के सिलसिले में या इस बेचैनी को लेकर शहर बदलता रहता हूं। मेरी कहानियों के पात्र भी कुछ ऐसे ही हैं। वे किसी किताब के आदर्श नायक नहीं, घर लौटते साधारण लोग हैं। उनकी जेबों में इच्छाएं हैं जो सिकुड़ी हुई हैं। उनके अपराध भी छोटे हैं, जैसे किसी का नाम भूल जाना या खुद से झूठ बोलना। वे गिरते हैं, उठते हैं, और उन्हीं गिरने उठने के भीतर एक नन्ही सी रोशनी जलती है। कभी कभी लगता है उन्हें मैं नहीं रचता, वे मुझे रचते हैं। उनके द्वंद से मेरी भाषा निकलती है, और मैं सोचता हूं, क्या सच में सुंदरता केवल सुघड़ता में है? मुझे तो उसमें अधिक सुंदरता दिखती है जो बेनूर है, टूटा हुआ है, क्योंकि टूटा हुआ ही भीतर झांकने की जगह देता है। स्मृति और दायित्व में यही भेद है। दोनों देखते हैं, पर एक भीतर से, दूसरा बाहर से। और सृजन शायद दोनों के बीच की वह पतली रेखा है जिस पर मैं अभी लिखने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे लगता है कभी द्वंद्व वाली बात जो आज कल से हो रही है, मुझे लगता है कि मेरे भीतर दो लोग रहते हैं, दो प्राणी। मिशन स्कूल में पढ़ाई हुई है और वहाँ मन और आत्मा, इस तरह की बातचीत हम लोगों को सिखाई जाती थी नैतिक शिक्षा में। मुझे लगता है कि मेरे भीतर दो प्राणी रहते हैं, एक मौन का देवता
जो सब कुछ जानता है पर किसी को बताता नहीं, वो प्रकाश का देवता है, जो भीतर बैठता है और बाहरी शोर से नहीं जागता। जब वो आंखें खोलता है तो शब्द ऐसे लगते हैं जैसे झील में चांद उतरा हो। उन क्षणों में लेखन शुद्ध लगता है, जैसे भीतर कुछ साफ हो रहा हो। दूसरा है छाया पुरुष, जो फलसफे को नहीं अंधेरे को जानता है। वह रहता है वह रहता तो देवता की छाया में है, पर थक कर उसकी जमीन की नमी पी लेता है। वह मुझे हर रात जगाता है और कहता है, तेरे शब्द सच नहीं हैं। मैं डरता हूं, पर वही मुझे लिखना सिखाता है। मेरी सबसे कठिन, सबसे सच्ची पंक्तियां उसी की दी हुई हैं। वह कहता है, प्रकाश की कीमत अंधेरा ही है। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया नवनीत नीरव जी। उन्होंने अपनी बहुत संक्षेप में अपनी बात कही और वक्त से बात कह दी। मैं किसी पर टिप्पणी इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत हिंदी का बहुत मतलब जिसे सिद्धहस्तकारी कहते हैं वो नहीं हूँ। और लेकिन ये है कि जाहिर सी बात है कि जो बातें यहाँ हो रही हैं वो अपने अपने द्वंद पर बात कर रहे हैं, अपनी रचनात्मक बात, उसमें दूसरे का हस्तक्षेप या मदाखलत बहुत अच्छी नहीं होती है।